ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने कल प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और संवहन धाराओं का सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट था और इसको हम लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और, ठीक है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और समान धाराओं का सिद्धांत भी उसमें समाहित हो जाएगा, तो उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्लियर है? देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। रिवीजन देखेंगे तो किसका? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। दूसरा क्या था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड जो है वो है कन्वेंशनल करंट्स। ठीक है, ये तीन है जिनको हमें देखना है। हमने यहाँ पे क्या बात की थी? अगर हम देखें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में देखेंगे तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? एक वैज्ञानिक निष्कर्ष है जिसके माध्यम से महासागरीय गर्त, महाद्वीपों के विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और क्या कहते हैं कि पर्वतों का निर्माण, पहाड़ों का निर्माण या पठारों का निर्माण, इस तरह से जितनी भी भौगोलिक एक्टिविटीज है ना, उनके बारे में बहुत अच्छा निष्कर्ष देता है। हमें इसी सिद्धांत से पता चलेगा कि ये जितने भी क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी में हमने देखा, प्लेट विवर्तनिकी में देखेंगे तो प्लेट जो शब्द है ना, उसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? विल्सन ने किया। और विवर्तनिकी जो शब्द है, विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मॉर्गन ने किया था, है ना। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कई सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, बनाया गया है। इसमें हैरी हेस का सिद्धांत क्या है? सागर या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, इसके अलावा ये एक हो जाएगा। चलिए इसको ऑर्गेनाइज तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। हैरी हेस ने क्या दिया था? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, है ना, सिद्धांत। वही आर्थर होम्स ने क्या दिया था? संवहन धाराओं का सिद्धांत, संवहन धारा का सिद्धांत। क्लियर है? इसके अलावा अल्फ्रेड वेगनर ने किसका? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का दिया था, विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये जो तीनों सिद्धांत है ना, इनको समाहित करके, सम्मिलित करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई गई, है ना। इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं जो मुख्य नहीं है उतना, ये मुख्य हैं तीनों। तो क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई गई इन तीनों को सम्मिलित करते हुए। अब यहां पर
अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में? कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है और इसकी वजह से प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं। ठीक, ये आप रिवाइज कर चुके होंगे पीछे। आर्थर होम्स क्या कह रहे हैं? आर्थर होम्स कह रहे हैं कि जो क्रस्ट वाला एरिया है ना, क्रस्ट का मतलब हुआ कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो मूव कर रही है। मूव करने का मतलब हुआ कि उसके नीचे जो दुर्बल मंडल है वहां पर जो चट्टाने हैं वो अर्ध पिघली हुई अवस्था में है। अर्ध पिघली हुई अवस्था का मतलब हुआ कि मैग्मा के रूप में है, टेम्परेचर ज्यादा है ना, और इस वजह से जो वहां पे चट्टाने या पदार्थ हैं वो अर्ध पिघली हुई अवस्था में है और वो ऐसे एक कन्वेयर बेल्ट की भांति घूमती हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे चक्कर लगाएंगी, है ना, ये पदार्थ जो है वो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे होंगे। विजुलाइज किया था हमने आर्थर होम्स का, ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा सा भी आज देखेंगे हम। और हैरी हेस ने क्या कहा था? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जहां पर महासागर है और महासागरों में जो दरार है, दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी क्रिया हो रही है और ज्वालामुखी क्रिया होने के पश्चात जहां पर ज्वालामुखी हो रही होगी वहां पर नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है। बल्कि जैसे जैसे हम महाद्वीपों की ओर बढ़ते हैं, उस दरार से महाद्वीपों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन चट्टानों की आयु में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि जो सी का फ्लोर है ना, समुद्री नितल है, उसका प्रसरण हो रहा है, उसका प्रसार होता है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कहना था कि जो स्थल खंड है ना वो कई टुकड़ों में विभाजित है और कई टुकड़ों में विभाजित होने के बाद उन टुकड़ों को ही प्लेट्स कहा। और उन्होंने कहा प्लेट मतलब कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो स्थल खंड है वो कई टुकड़ों में विभाजित है और जो टुकड़े हैं उन्हें प्लेट्स कहा जाता है। तो 7 मुख्य प्लेटें हैं और इसके अलावा 100 से ज्यादा भी छोटी प्लेटें हैं। यहां पर 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं? यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका, अफ्रीकी प्लेट, इंडियन मतलब भारतीय प्लेट और भारतीय प्लेट, इसके अलावा प्रशांत प्लेट, है ना, 7 प्लेटें हो जाएंगी। और अगर छोटी प्लेटों में देखेंगे तो नाज़का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्कोशिया, कोकेस, कैरिबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, बर्मा प्लेट, ऐसे करके कई 100 से ज्यादा जो है छोटी प्लेटें हैं। ये चीज रही। इन्होंने इस जो थ्योरी है उसमें आगे बोला गया, कहा गया कि ये जो ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट का मतलब जो प्लेट्स हैं वो दुर्बल मंडल पर तैर रही हैं। मतलब क्रस्ट का मतलब यहाँ क्रस्ट नहीं कहिएगा, यहाँ पर प्लेट्स कहिएगा, क्योंकि प्लेट्स जो हैं वो महासागर और महाद्वीप दोनों हैं, है ना, महाद्वीप और महासागर दोनों को ही मिला करके प्लेट बोला गया है। तो जो यहाँ पे 7 बड़ी प्लेटें बोला गया है, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ महाद्वीप हो, बल्कि इसमें महासागर भी हैं। तो महासागर महाद्वीप दोनों मिलाकर प्लेट का निर्माण होता है और ये सभी प्लेटें दुर्बल मंडल पर तैर रही हैं। इन प्लेट्स की गहराई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर है, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई है। और दुर्बल मंडल को ही क्या बोलते हैं? एस्थोनोस्फेयर कहते हैं, एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर चट्टाने क्या है? चट्टाने का मतलब पदार्थ जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, अर्ध पिघली हुई अवस्था में है ना। और ये जो प्लेट्स हैं ये चूंकि गतिशील अवस्था में है और गतिशील अवस्था में होने के कारण जो है इन यहाँ पर सीमांतों का किनारों पर किनारा बन रहा होगा, है ना, सीमांतीय क्षेत्र बन रहा होगा, सीमांत का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के किनारे या फिर 3 प्रकार के सीमांत का निर्माण हो रहा है। वो कौन कौन से हैं? अपसारी सीमांत, अपसारी, है ना, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी सीमांत, संरक्षी या संरक्षक सीमांत, सीमांत। ठीक है, 3 प्रकार के सीमांतों का निर्माण होता है। अपसारी सीमांत क्या है? अपसारी सीमांत में 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर विस्थापित होंगी, ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से, और जब ये दूर जाएंगी तो इनके बीच में दरार उत्पन्न होगा और दरार या भ्रंश उत्पन्न होगा और इसके कारण ये ज्वालामुखी जो क्रिया है वो संपन्न होगी। ठीक है,
यहां पर क्या बोला कि ज्वालामुखी क्रिया होगी उत्पन्न, ठीक है। और इससे नए भूपटल, यहां पर क्या है, अगर ज्वालामुखी क्रिया होगी तो नई चट्टानें बनेंगी, और नई चट्टानें बनेंगी तो इन्हें क्या बोला जाएगा, निर्माणकारी सीमांत। सीमांत, निर्माणकारी सीमांत बोला जाएगा। वहीं अभिसारी सीमांत में देखेंगे तो अभिसारी सीमांत में क्या है कि दो प्लेटें एक दूसरे की ओर विस्थापित हो रही हैं। जब एक दूसरे की ओर विस्थापित हो रही होंगी, एक दूसरे की ओर गतिशील होंगी, तो वो टकराएंगी, और टकराने के फलस्वरूप जो भारी होगा ना, जिसका घनत्व ज्यादा होगा और जिसका घनत्व कम होगा, जो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो सब्सट्रैक्ट कर जाएगी नीचे की ओर, मतलब प्रविष्टन हो जाएगा किसके, जो हल्की प्लेट है। और हल्की प्लेट की जो भूपटल है ना, हल्की प्लेट का जो भूपटल वाला एरिया है वो धीरे धीरे करके वलित पर्वतों का रूप ले लेगा। क्लियर है, वलित पर्वतों का निर्माण होगा, और वलित पर्वत, और ये जो एरिया है, मतलब जो स्थलखंड अधिक घनत्व के कारण ये हल्की मतलब कम घनत्व वाली प्लेटों के नीचे प्रविष्टन हो गया था, वो जब स्थल मंडल के नीचे, स्थल मंडल मतलब स्थल खंड के नीचे जाएंगे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर, जहां दुर्बल मंडल स्थित है, तो वहां पर चूंकि टेम्परेचर 900 से 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है, तो ये भूखंड पिघलने लगता है। ये भूखंड जो है ना, लगभग जब 850 डिग्री सेल्सियस आपके आसपास में पिघलने लगता है, तो यहां पर मैंने क्या बताया, 900 है तो पिघलने लगेगा, तो ये भी मैग्मा का फॉर्म ले लेगा, है ना, ये स्थलखंड पिघल करके मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ये अभिसारी सीमांत में दो प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, और खिसकने के कारण जो है विस्थापन होता है उनका, और खिसकने या विस्थापित होने के कारण जब टकराती हैं तो जो हल्की घनत्व वाली प्लेट होगी वो वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा उससे, उसके भूखंड से, और जो अधिक घनत्व वाला एरिया हो वो प्लेट होगी वो प्रविष्ट कर जाएगी हल्की घनत्व वाले प्लेट के नीचे, और प्रविष्ट होकर जब वो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचेगी तो वहां पर तापमान ज्यादा होगा, लगभग 900 डिग्री के आसपास से शुरू होकर 2200 डिग्री के आसपास होगा, तो वो स्थलखंड पिघलने लगेगा और मैग्मा का फॉर्म ले लेगा, मैग्मा का फॉर्म ले लेगा, और मैग्मा का फॉर्म लेने के पश्चात ये फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, किसी एक प्लेट का विनाश हो रहा है, इसलिए इसे विनाशकारी सीमांत कहते हैं, विनाशकारी सीमांत कहते हैं। अगर मेंस में पूछा जा रहा है तो मेंस में आपको इसी तरीके से एक चित्र देना होगा, है ना, इमेज बनानी होगी और फिगर, इसके अलावा ऐसे निर्माणकारी, विनाशकारी सीमांत, अवसारी, अपसारी, ऐसे सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। तो अगर हम देखें एग्जांपल्स तो हम अभी बाद में देख लेंगे एक साथ, फिर उसके बाद अभिसारी सीमांत को भी देखेंगे ना, तो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो अभिसारी सीमांत है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या, महाद्वीपीय, महासागरीय, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है ये कल समझ में ना आया रहा हो, है ना, सीमांत। दूसरा महाद्वीपीय, महाद्वीपीय सीमांत, और यहां पर महासागरीय, महासागरीय, सीमांत, ठीक है। महासागरीय, महासागरीय सीमांत, महाद्वीपीय, महासागरीय, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय सीमांत, ठीक है। 3 प्रकार के सीमांतों का निर्माण होगा। महाद्वीपीय महासागरीय का मतलब हुआ कि एक महाद्वीपीय प्लेट होगी और दूसरी महासागरीय प्लेट होगी, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो जिस प्रकार के सीमांत का निर्माण होगा वो महाद्वीपीय महासागरीय होगा।
कॉमन सेंस के बिहार पे आप दोनों अगला समझ सकते हैं। बात आती है इनके एग्जाम्पल की, तो अगर आप सारी सीमांत का उदाहरण देखेंगे हम, है ना, आप सारी सीमांत का उदाहरण देखेंगे तो ये है, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका, अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो जाएगा, और ये यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, है ना। ये दोनों जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर विस्थापित हो रही हैं, और दूर विस्थापित होने के कारण इनके बीच में दरार उत्पन्न हो रहा है और ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। ये क्लियर। ऐसे ही दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है और अफ्रीकी प्लेट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर विस्थापित हो रही हैं, इसके कारण यहाँ पर भी अपसारी सीमांत का निर्माण होगा। अब आते हैं अभिसारी सीमांत में। अभिसारी सीमांत में क्या है? अभिसारी सीमांत में जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आएंगी, टकराएंगी, और उससे जिस प्रकार के सीमांत का निर्माण होगा उसे अभिसारी सीमांत कहेंगे। यहाँ पर महाद्वीपीय है ना, महाद्वीपीय सीमांत में क्या है, जैसे महाद्वीपीय महासागरीय अगर देख लें तो देखेंगे जैसे कि जैसे दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये किस तरफ, वेस्ट की ओर विस्थापित हो रही है, वेस्ट की ओर जा रही है, और यहीं पर दूसरी प्लेट नाज़का प्लेट है, नाज़का या नाज़का प्लेट है, और ये प्लेट नाज़का या नाज़का है, ये भी इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है ना ये महासागरीय है, और जबकि ये महाद्वीपीय है। ठीक है, ये महाद्वीपीय है। तो इससे क्या है, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में भी देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में भी प्लेटें दोनों आपस में टकरा रही हैं, है ना। जो प्रशांत महासागर की छोटी प्लेट है वो दक्षिणी अमेरिका प्लेट से टकरा रही है, एक दूसरे की ओर विस्थापित हो रही हैं, तो उससे अभिसारी सीमांत बन रहा है। तो यहाँ पर रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, रॉकी और एंडीज पर्वत का। वही महाद्वीपीय में देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडियन ओशियन कह रहा हूं, इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट है, वो किसकी ओर, यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है जो भारतीय प्लेट की ओर विस्थापित हो रही है। ये दोनों आपस में टकराएंगी, क्योंकि ये भी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, तो ये आपस में टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर महाद्वीपीय सीमांत का बनेगा। यहाँ पे महासागरीय में देखेंगे तो यूरेशियाई प्लेट का जो है महासागरीय वाला हिस्सा जो है ना, जैसे इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट का कुछ भाग भारतीय सब महाद्वीप उपमहाद्वीप में आता है ना, भारतीय महाद्वीप में आएगा, और उसका बाकी हिस्सा इंडियन ओशियन के रूप में, प्लेट के रूप में विद्यमान है। तो वैसे ही देखेंगे यूरेशियाई प्लेट का जो महासागरीय वाला हिस्सा है वो प्रशांत प्लेट से टकराएगा, और प्रशांत प्लेट से जब टकराएगा तो वहां पर चाप के रूप में, आर्क के रूप में वहां पर जापान, क्यूराइल, है ना, ऐसे द्वीपों का ये निर्माण कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर द्वीपों के निर्माण के बारे में भी हमने जैसे समझा। मतलब क्या हुआ कि जब महासागरीय प्लेट से टकराएगी, महासागरीय प्लेट से टकराएगी, तो क्योंकि ये जो टकराव है वो समुद्र तल के नीचे होगा, और समुद्र तल के नीचे होगा तो धीरे धीरे वलित पर्वत समुद्र के नीचे बनना शुरू होंगे, और एक समय आएगा कि वो जब पहाड़ी जो समुद्र तल के नीचे है ना पर्वत, उसकी जो ऊपरी चोटी है वो जब समुद्र तल के ऊपर आ जाएगी तो वो क्या होगा, द्वीपों का रूप ले लेगा, और वहां पर लोग जाके बसने लगेंगे। जैसे कि अंडमान निकोबार आपने देखा, अंडमान निकोबार क्या है, द्वीपीय ज्वालामुखीय द्वीप है, जापान ज्वालामुखीय द्वीप है। ठीक, तो ये रहा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वह आज का सबसे वैज्ञानिक
रिसर्च प्रोवाइड करता है किसके बारे में, कॉन्टिनेंट्स के मूव करने के बारे में। अच्छा, यहाँ पर कैसे ये ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में तो आज हम देखेंगे आगे, फिलहाल ये कैसे गर्त के बारे में है ना। गर्त मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए क्या है ना कि ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पर प्रविष्टन हो रहा है, चूंकि प्रविष्टन होगा और ये प्लेट ऐसे, एक प्लेट नीचे जा रही है और एक प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो ये जो थोड़ा सा एरिया होगा इन दोनों के बीच का, ये यहाँ पे गड्ढों का निर्माण होगा, गर्त का निर्माण होगा, इसलिए इसे महाद्वीपीय गर्त भी बोलते हैं। और सेम ऐसे ही महासागरीय गर्त भी है। ठीक है, तो महासागरीय गर्त के पीछे प्लेट विवर्तन की नहीं है, महाद्वीपीय गर्त के बाद है ना, उसमें पाया जाता है। पर्वत पठार हमने अभी बता दिया आपको कि जहां पर दरार है ना, वहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी। प्लेट जो है उनके सीमांत क्षेत्र में अभी हम देखेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी की वो कौन सी पेटियां हैं जहां पर ज्वालामुखी और भूकंप सर्वाधिक आते हैं, क्यों आते हैं, वो भी हम प्लेट विवर्तनिकी से सिद्ध करेंगे। ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी वही आते हैं जहां पे प्लेट विवर्तनिकी हो रही है ना, सीमांतीय क्षेत्रों में। फिलहाल ये जो टॉपिक्स है ना उनको हम लोग कल लिखेंगे अगली क्लास में, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से जो 2-4 टॉपिक हैं हमारे, है ना। तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में बहुत कुछ नहीं जानने वाला है, उसमें चूंकि हम प्लेट विवर्तनिकी में समझ चुके हैं, तो बस इतना ही समझिए कि दो प्लेटें ना आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इसका अध्ययन सबसे पहले हैरी हेस ने किया। और हैरी हेस ने कहा कि जो ज्वालामुखी के आसपास की चट्टान है ना, वो उसकी आयु कम है ना, नवीन चट्टान है, नया भूखंड है। और जैसे जैसे हम महाद्वीपों की ओर बढ़ रहे हैं तो ये देखा जाता है कि जो सी फ्लोर है, समुद्र का नितल है, उसमें फैलाव होता है, वो मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से जैसे जैसे ये दरारों से दूर जाएंगे वैसे वैसे उनकी आयु में बढ़ोतरी हो रही है। तो यही सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है ना, बहुत आसान है आप अगर प्लेट विवर्तन की समझ चुके हैं। संवहन धारा का सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था, और आर्थर होम्स ने बताया कि जो प्लेट है, भूखंड है, वो कई टुकड़ों में बटा है, और कई टुकड़ों में बटा होने के कारण जो है बटा है, ये जो प्लेटें हैं वो 100 किलोमीटर की लगभग गहराई के बाद जो दुर्बल मंडल का स्थल क्षेत्र आता है, उस दुर्बल मंडल में जो पदार्थ है वो पिघली हुई अवस्था में होने के कारण वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, और तापीय ऊर्जा के कारण जो मैग्मा है वहां का, वो एक कन्वेंशन वेल्ट की भांति, मतलब संवहन धाराओं की तरह जो है वो मूव करने लगेगा। क्योंकि जिस दिशा में प्लेट मूव कर रही है वो उसी दिशा में घूमने लगेगा, ऐसे है ना, और वो इंतजार करने लगेगा जो मैग्मा है कि अगर उसे मौका मिलेगा, दरार मिलेगी प्लेट में, तो वो ऊपर की ओर उद्गार हो जाएगा, तो उसे ज्वालामुखी क्रिया बोलेंगे। ऐसे ही दोनों तरफ ये जो करंट चल रही है ना, धारा चल रही है, इसी को संवहन धारा कहा, और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, आर्थर होम्स ने दिया था। अब आगे आते हैं हम अपने नए टॉपिक पर, है ना। अभी हम लोगों को कितना लिखना बाकी है, अभी हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के क्रिटिसिज्म से लिखेंगे, है ना, अभी तो नहीं लेकिन अगली क्लास में। तो भूकंप क्या होता है, भूकंप या अर्थक्वेक, आपने सामान्य तौर पर तो आप जानते ही होंगे कि हाँ, अगर पृथ्वी हिल रही है तो उसको भूकंप बोलेंगे। भूकंप, भू का मतलब धरातल का हिलना,
क्लियर है? तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट या भूखंड जो है, भूखंड में जब कंपन उत्पन्न होगा, है ना, भूखंड में जब कंपन उत्पन्न होगा, मतलब हिलना, है ना, उत्पन्न होगा, तब इसे ही भूकंप कहा जाएगा, है ना, ये बात है। अगर भूकंप का जो नाभिक है ना, आइए पहले तो हम लोग ना अपने टॉपिक को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ऐसे ज्यादा सही रहेगा, है ना। भूकंप या अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है? देखेंगे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, ये पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भूकंप क्या होता है, क्या है ना, भूकंप क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे भूकंप क्या है। इसके बाद हमें देखना है कि ये जो भूकंप है वो कितने प्रकार का होता है ना, प्रकार देखेंगे। इसके अलावा भूकंप कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का होता है ना। छिछले भूकंप होंगे जो ऊपर एकदम धरातल के पास वाले एरिया में आएगा। दूसरा क्या होगा, उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब मध्यम आकार में, मध्यम गहराई में आएगा। और जो सबसे गहरा होगा उसको सबसे गहरा या पातालीय भूकंप कहेंगे, है ना। फिर इसके अलावा मापन कैसे है, भूकंप को मापते कैसे हैं, यहां से भी प्रश्न बना है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो भूकंप के कारण क्या है ना, भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं, जैसे कि विवर्तन की है तो कारण, भूकंप के कारण, ठीक है। फिर भूकंप का वितरण, वितरण का मतलब हुआ कि भूकंप के वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप सर्वाधिक आते हैं और क्यों, क्यों का तो हमने रीजन देख लिया, है ना, है ना। तो विश्व में वितरण, विश्व में वितरण, क्लियर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा अब आएंगे अगला, भारत में भूकंपीय जोन, भारत में भूकंपीय जोन वे कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन से एरिया हैं जहां भारत के, जहां पे भूकंप आता है, भूकंप आने की संभावना है, या कहां पर ऐसा है जहां पे भूकंप नहीं आने की संभावना है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप क्या है। भूकंप क्या है या क्या होता है ना। भूकंप का मतलब है पृथ्वी का हिलना, है ना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हम चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिहाज से, तो हमें इसका मतलब क्या पूरी पृथ्वी हिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो क्रस्ट वाला एरिया है ना, जो स्थल खंड है, स्थल खंड में कंपन होना, स्थल खंड में कंपन होना, इसको ही भूकंप बोलते हैं।
भूकंप बोलेंगे। भूकंप का नाभिक क्या होता है? अब है नाभिक की बात, बहुत सिंपलीफाइज करेंगे इसको, है ना। नाभिक के बारे में, वह स्थान, भूकंप का नाभिक क्या होता है? जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होगी। भूकंप की उत्पत्ति मतलब भूकंपीय तरंगों का चलना जहां से शुरू होगा उसे भूकंप का नाभिक कहेंगे या भूकंप का मूल कहेंगे, है ना, भूकंप का मूल कहेंगे। ठीक, भूकंप का केंद्र, की उत्पत्ति का स्थान, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान इसको बोलेंगे, है ना, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। मतलब ये यहां पर देखिए, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और अर्थ में हमने देखा कहां पर, मान लीजिए ये इक्वेटर है ना, ये सरफेस है, तो मान लीजिए ये कोर भी है और कोर के मान लीजिए यहां पर जो है लगभग 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की गहराई पर कोई भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो जहां पर उत्पन्न होगा इसे ही नाभिक बोलेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है भूकंप का, जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होगी और ये जिस जगह पर सबसे पहले, जहां पर जिस धरातल के जिस जगह पर ये सबसे पहले मतलब भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले जहां पर पहुंचेंगी उसे क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र या इपीसेंटर। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि भूकंप का केंद्र, भूकंप का केंद्र जो है या अधिकेंद्र कहां पर है, इपीसेंटर कहां पर है? मान लीजिए काठमांडू में रहा, और काठमांडू में तो सबसे पहले धरातल पर पहुंची, इसके अलावा जो इसका इंपैक्ट रहा वो आसपास के एरिया में रहेगा, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा यहां पर हार्म पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? तो अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, यह है अधिकेंद्र। तो ये ऐसे एक बना लीजिएगा फिगर, और फिगर में ऐसे कोर हो गया, और कोर के बाद मान लीजिए यहाँ पर इसकी गहराई कितनी, लगभग 100 किलोमीटर मान लिया, और 100 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया, तो जो गहराई है उसे बोलेंगे नाभिक या मूल कहेंगे, और जो धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जहां पर पहुंचेंगी वहां उसको क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अधिकेंद्र है वो भूकंप से लगभग 90 डिग्री पर ही होगा, है ना, जस्ट उसके ऊपर ही होगा आसपास का जो क्षेत्र, है ना। अब भूकंप का जो प्रभाव है ना, जो ऊर्जा है, वो ऐसा थोड़ी कि यहां पर सबसे पहले पहुंचेगी, बल्कि वो अपने नियरेस्ट सरफेस पर पहले पहुंचेगी, है ना। ऐसे ही तो चलती है भूकंपीय तरंगे, मतलब थोड़ा आगे पीछे इस तरीके से है, ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए भूकंपीय तरंगे, और ये यहां वाला जो क्षेत्र है ना, इसको हमने ऐसे उठा के रख लिया। अब इसको देखिए, तो जो ऐसे जब तरंगे फैलना शुरू होंगी तो सरफेस पर अपने 90 डिग्री वाले क्षेत्र में ही तो पहुंचेंगी। जब आप किसी शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो ऐसा थोड़ी कि बीचों बीच में ही फेंकते हैं, बल्कि आप कहीं भी किनारों पर भी फेंकेंगे तो उससे जो तरंगे हैं ना, वो तरंगे अपने किनारों पर पहुंचेंगी, और जहां पर पहुंचेंगी सबसे पहले, है ना, वहां पर उसको क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र बोलेंगे, किनारों पर। ऐसा थोड़ी कि वो तरंगे चारों तरफ खत्म हो गई अगर एक किनारे पर पहुंच गया है तो, बल्कि वो चारों तरफ ऐसे चलती जाएंगी जब तक उनमें ऊर्जा होगी, जितनी तेजी से आपने पत्थर फेंका होगा, या फिर जितनी ऊर्जा का भूकंप आएगा। क्लियर है? तो ये रहा भूकंप के बारे में आपका इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि प्रकार, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंप जो है वो 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के कौन से? पहला कौन सा होगा?
छिछला, एकदम छिछला आप जानते हैं क्या है? मतलब एकदम ऊपरी क्षेत्र में जो आएगा छिछला होगा। इसकी जो गहराई होगी वो 0 या जो सरफेस है सर 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक। ठीक है। दूसरा क्या होगा? मध्यम भूकंप। इसकी गहराई कितनी होगी? 70 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर तक। और अगर जो तीसरा है, हम यहां पर लिख देते हैं, जो तीसरा है उसे क्या बोलेंगे? गहन भूकंप, गहन भूकंप बोलेंगे। और जो गहन भूकंप है, गहन भूकंप की गहराई कितनी होगी? 250 से 700 किलोमीटर तक लगभग। किलोमीटर तक। ठीक है। तो ये है भूकंप का प्रकार, 3 प्रकार का होगा। अभी तक जो सबसे गहरा भूकंप आया है ना, वो लगभग 720 किलोमीटर का आया है ना। तो 700 का मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम कहें 712 भी है ना, 720 भी कर सकते हैं। तो लगभग 720 किलोमीटर की गहराई तक का अभी तक भूकंप आया है, सबसे गहरा। जाहिर सी बात है, एक बात और टॉपिक से हटकर मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी के एग्जाम में है ना, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे प्रीलिम्स में, और लगभग 45% मतलब 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लगभग कट ऑफ जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो लगभग हम मान लेंगे कि 90 से 100 नंबर जो है वो कट ऑफ होता है, जिसमें से आप कितना भी पढ़कर जाएंगे ना, तो 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी का ऐसा पैटर्न नहीं होता है, इस तरीके से वो पेपर सेट करता है कि कितना भी आप पढ़कर जाएंगे ना, डिमोटिवेट नहीं होना है इस बात से, बल्कि गंभीर होना है इस स्थिति को लेकर कि हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है, किस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करना है हमें, है ना। तो 30 से 35 प्रश्न जो हैं वो आप आसानी से पढ़ने के बाद कर सकेंगे, जब आप खूब पढ़ेंगे तो। और जो 10 क्वेश्चन बचते हैं ना, उसमें आपका कॉमन सेंस ही काम आता है। ऐसा मैं 10 प्रश्न का जो कह रहा हूं ना, हो सकता है 30 में से 15 क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट आपको आ रहे हो, तीसरा नहीं आ रहा होगा, वहां पर तीसरा का कैसे सॉल्व करोगे? तो अपने कॉमन सेंस के माध्यम से, सामान्य बुद्धिमत्ता के माध्यम से। कॉमन सेंस जो है ना, वो यूपीएससी में बहुत खेल खेलता है। आप कुछ चीजें तो जान रहे होंगे, कुछ चीजें नहीं जान रहे होंगे, तो जो चीजें नहीं जान रहे हैं उसके बारे में कैसे टैकल करेंगे, ये भी तो है। तो क्या है कि मैं क्या बता रहा था, तो चलिए कॉमन सेंस बेस्ड पर है। तो 30 से 35 प्रश्न जो हैं वो आपके पढ़ने के बाद हो जाएंगे, और उसके बाद जो 10 से 15 प्रश्न हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड पर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात हम कर रहे थे, तो कॉमन सेंस क्या है कि जितनी गहराई पर, जितनी ज्यादा भूकंप की गहराई होगी, उतना ही कम प्रभाव अर्थ के सरफेस पर होगा, है ना। उतनी ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के धरातल पर कम पहुंच पाएगी, और जितना ही गहरा होगा उसका प्रभाव ऊपर कम होगा, और इसकी वजह से जो हानि है, जान माल की जो हानि है वो कम पहुंचेगी। तो अगर स्टेटमेंट बन जाए कि अधिक गहन जो भूकंप होते हैं, गहरे क्षेत्र गहराई वाले जो भूकंप हैं वो अधिक विनाशकारी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। जितने ज्यादा गहराई होगी, ऊर्जा उतनी ही, है ना। जैसे कि तालाब बड़ा है, तालाब बड़ा है तो आप जब पानी पत्थर फेंकोगे ना, तो हो सकता है कि जो उसकी वेव्स बन रही हो वो किनारों तक ना पहुंचे, अंदर ही खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें उतनी ऊर्जा नहीं थी। ऐसे भूकंपीय तरंगे हैं, अगर मान लीजिए ज्यादा ऊर्जा वाला भूकंप नहीं आया ना, तो अर्थ की जो भूकंपीय तरंगे हैं वो अंदर ही समाप्त हो जाए और पता ही न चले। तो इस तरह से अगर गोल गोल घुमा करके अगर स्टेटमेंट आए तो आपको ध्यान रखना है, अपने आप को एकदम क्लियर रखिए और कॉमन सेंस हमेशा लगाइए। और जितना ही ऊपर भूकंप आएगा ना, अर्थ के सरफेस के आसपास का जो भूकंप होगा ना, वो अर्थ के सरफेस पे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, और उसकी वजह से जो मानव जनित निर्माण है
वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, बिल्डिंग्स टूटेंगी, लोगों की डेथ होगी, लोग फंसेंगे, मतलब बहुत तरह की दुविधाएं हो सकती हैं, है ना। संपर्क पूरी तरीके से टूट सकता है, सड़कें दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारे कॉजेज हैं। वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है कि हम अर्थक्वेक अगर आया है तो कैसे उसको, उस डिजास्टर को मैनेज करेंगे। क्लियर है। तो भूकंप जो है वो लगभग 250 से 700 किलोमीटर, और आज तक का जो सबसे गहरा भूकंप आया है वो लगभग 720 किलोमीटर की गहराई का है। ये भूकंप के प्रकार रहे, हमने देख लिया। अब आइए भूकंप का मापन में देखें। भूकंप के मापन की जो दो प्रमुख विधियां हैं, कौन दो प्रमुख विधियां हैं। एक तो है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, और दूसरा मर्केरी स्केल, मर्केरी स्केल। दो स्केल हैं, और जो रिक्टर स्केल है ना वो ज्यादा वैज्ञानिक है, और आज के टाइम पे जो भूकंप को मापने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं उसे रिक्टर स्केल कहेंगे। ठीक है। जो भूकंप के मापने की जो प्रोसेस है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सिज्मोग्राफ, है ना। तो भूकंप के अध्ययन के लिए जिस भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिज्मोग्राफी, सिज्मोग्राफी, है ना। जहां पे भूकंपीय तरंगों का मापन होता है उसे क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगों के मापन को सिज्मोग्राफी बोलते हैं, और यही इसका मेजर है। मापन दो तरह के मैंने बताया, एक तो रिक्टर स्केल और दूसरा मर्केरी स्केल। आइए देख लेते हैं इसमें अंतर क्या है, और क्यों जो है रिक्टर स्केल आज के टाइम पर सबसे वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, बल्कि मर्केरी स्केल का पहले ही उपयोग किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है। फिर भी आज के न्यूज़पेपर्स जो है ना वो इसका यूज कर लेते हैं। कैसे, देखते हैं। ये देखिए, ये है सिज्मोग्राफी। ठीक है, ये अर्थक्वेक आ रहा है ना, यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो रही है, और आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में कि भूकंप आ रहा होता है और एक सिज्मोग्राफी चल रही होती है, एक मशीन चल रही होती है जो ऐसे ऐसे, है ना, लाइंस खींच रही होती है, और ये लाइन ही जितनी लंबी होगी ना उसी से पता चलेगा भूकंप कितनी ऊर्जा का आया था, कितने परिमाण का आया था, और उससे कितना उसका प्रभाव प्रभाव तो फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये है सिज्मोग्राफी। आइए दोनों में अंतर देखते हैं। अच्छा, अभी ये हमने कल पेटी के बारे में डिस्कस किया था, अभी हम इसको बाद में बताएंगे। ये भारत के भूकंपीय क्षेत्र हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ, वो शायद इमेज मैं भूल गया। देखिए, जो मर्केरी स्केल, ऐसे ही एक ड्रॉ कर लीजिएगा, इधर लिखिएगा। मर्केरी स्केल और दूसरा रिक्टर स्केल, है ना। समझने की पर्पज से अभी तो हम लिखेंगे बाद में। तो जो रिक्टर स्केल और मर्केरी स्केल है, रिक्टर स्केल क्या है ना कि ये भूकंप जहां पे उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए कोर है और भूकंप जो है वो यहां पर कहीं उत्पन्न हुआ, है ना, यहां पर शुरू हुआ भूकंपीय तरंगों का, है ना। और भूकंपीय तरंगे यहां पर देखने, यहां पर कितनी ऊर्जा का भूकंप है, इस चीज का मापन कौन करता है, रिक्टर स्केल। मतलब यह जो है वो ऊर्जा का मापन करता है कि भूकंप जो आ रहा है वो कितनी ऊर्जा का है, ऊर्जा का मापन करेगा कितनी ऊर्जा का आ रहा है। बल्कि जो मर्केरी स्केल है ना वो ये देखता है कि ये अर्थ है, यहाँ पे ये कोर है, और जो ये भूकंप आया है
वो अर्थ के सरफेस पर कितना प्रभाव डाल रहा है, कितनी तीव्रता रही है अर्थ के सरफेस पर। तो क्या रहा है यहां पर, प्रभाव का, प्रभाव को क्या बोलते हैं, तीव्रता, तीव्रता, है ना। प्रभाव कितना रहा कहां पर, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, ये जो रिक्टर स्केल है वो 0 से 9 तक मापा जाता है। अगर 9 के परिमाण का मतलब, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे परिमाण क्या है, तो 0 से 9 तक का है। अगर 9 से बाद का भी भूकंप चूंकि आ सकता है ना, आ सकता है, तो ये क्या बोलेंगे, ये ओपन है, इसे हम बढ़ा सकते हैं, है ना। इस मेजरमेंट को बढ़ा सकते हैं, 9 से 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक का मैक्सिमम भूकंप आया है ना, वो 9 परिमाण का आया है। और 9 परिमाण भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, समझ रहे हैं। तो ओपन है, ओपन छोर है इसका। ठीक है, यही अगर हम देखेंगे मर्केरी स्केल में क्या है कि ये 1 से लेकर के 12 तक है और यहीं पर खत्म हो जाता है ना। ये बंद छोर है इसका, क्लोज्ड है, बंद छोर होगा इसका। अब इनका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 12 तक भूकंप आ सकता है। अगर 12 तक पहुंच गया भूकंप तो इसका मतलब हुआ कि विनाश है, क्रस्ट का या जो भूखंड है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह की मतलब भयानक विनाश आ सकता है। ये विनाश की स्थिति को दर्शाता है ना। और ये 9 8 9 8 6 ऐसे ही करके तीव्रता का भूकंप आता है। ये तीव्रता को दर्शा रहा है, मतलब ये 9 1 से लेकर 12 तक का जो तीव्रता है ना, वो मैग्नीट्यूड है, वो अर्थ के सरफेस को दर्शा रहा है यहाँ पर, है ना, अर्थ के सरफेस पर। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, मैंने अभी बोला कि जो अगर 12 का मतलब है कि विनाश की स्थिति, विनाश की स्थिति किस चीज का, ऊपर जो धरातल पर जो बिल्डिंग्स हैं, लोग रह रहे हैं, पर्यावरण है, इसकी हानि होगी। और ये सब चूंकि पृथ्वी भूकंप को थोड़ी पता है कि ऊपर तुम रह रहे हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वो तो हमारे लिए है ऐसा कि विनाश की स्थिति है, बल्कि ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई भूपटल का बनना बिगड़ना ये सब तो लाखों वर्षों से चला आ रहा है। और जीवन की उत्पत्ति हुई, ह्यूमंस बने, बहुत सारे जीव बने, ये तो प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विनाश की स्थिति को दर्शाता है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो विनाशात्मक हो सकता है, ह्यूमंस के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओपन है, वो क्लोज्ड है। इसके अलावा देखेंगे ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो वस्तुनिष्ठ हो, है ना, वस्तुनिष्ठ है। मतलब अगर 100 किलोमीटर की गहराई पे अगर कोई भूकंप आ रहा है, तो 100 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप मान लीजिए भारत में आया, तो उसकी ऊर्जा 100 किलो, वो मान लीजिए 6 ही 7 का रहा, 7 परिमाण का अगर कोई भूकंप आया भारत के, भारतीय प्लेट के नीचे, है ना, 100 किलोमीटर की गहराई पर, तो अगर यूएसए में भी उसको मापा जाएगा या कोई भी रसिया में मापेगा, तो वो क्या कहेगा कि भाई 7 मैग्नीट्यूड का जो है, ये परिमाण का जो है भूकंप आया है। ठीक है, ये सब लोग कहेंगे। लेकिन होगा क्या कि उसका जो प्रभाव है, भूकंप का जो प्रभाव है, वो भारत में कुछ और होगा, है ना, यूएसए में कुछ और होगा, हो सकता है यूएसए तक पहुंचे भी ना। प्रभाव तो अलग अलग होगा ना। जो सबसे भूकंप के नजदीक में धरातल होगा वहां पर ज्यादा विनाश होगा, जो भूकंप के केंद्र से ज्यादा दूर होगा, नाभिक से जो दूर स्थिति होगा, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आया तो यहाँ पर तो भूकंप बहुत कम होगा और यहाँ पर तो नगण्य होगा, है ना। नगण्य का मतलब इसके पीछे स्थित होगा। तो मैंने बताया था ना पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र, तो यहाँ पर तो हो सकता है पहुंचे ही ना पी तरंगे, तो जो इसके नजदीक होगा वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। तो मर्केरी स्केल क्या है, दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको ये डिफर कर सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हम रिक्टर स्केल को यूज करते हैं, ना कि मर्केरी स्केल को अब इसके अलावा
3 पॉइंट हो गए, बहुत ही वैलिड हैं। हम 1000 पॉइंट 10 पॉइंट नहीं लिखेंगे कि बहुत सारे लिख लें और याद ना हो, बल्कि 3-4 पॉइंट लिखेंगे जिससे नंबर मिले। ऊर्जा का मापन करेगा और यहाँ पे प्रभाव का मापन करेगा जिसे तीव्रता कहेंगे। ये ओपन एंडेड होगा, मतलब 9 से 10 भी हो सकता है। अगर भूकंप आएगा तो हम बढ़ा भी सकते हैं इसको, बल्कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। 12 की स्थिति मतलब विनाश की स्थिति है। अक्सर 6-7 का भूकंप आता है, हालांकि इसको अब यूज नहीं करते हैं हम लोग, और इसीलिए 12 के बाद मतलब कि पृथ्वी का विनाश है, बंद छोर है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ है, मतलब जितनी ऊर्जा होगी वो कोई भी मापेगा, किसी भी स्केल से नापेंगे ना तो उतनी ही ऊर्जा आएगी। और यहाँ पर क्या है, अलग अलग है तीव्रता। प्रभाव भारत में कुछ और होगा, क्योंकि मान लीजिए पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में भूकंप आया, तो नेपाल के काठमांडू में उसका प्रभाव कुछ और था और भारत में कुछ और, भारत में तो पता भी नहीं चला, है ना। उस हिसाब से देखिए कि काठमांडू पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, लेकिन भारत पर उसको कोई असर नहीं हुआ। तो यही है तीव्रता, और तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये बहुत वैज्ञानिक नहीं है। इसके लिए बहुत हर एक जगह पर जाकर उसको मापना ये बहुत उचित नहीं होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में हमेशा तीव्रता का प्रयोग किया जाता है कि भाई 7 तीव्रता का भूकंप आया, वो एग्जैक्टली नहीं, उसी को सेम इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखेंगे ना तो वहां पर लिखा होगा 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो वहां पर मैग्नीट्यूड या परिमाण वर्ड सही है क्योंकि वो ऊर्जा को दर्शा रहा है, बल्कि यहाँ पे प्रभाव को वो बताने लगते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। तो हिंदी न्यूज़पेपर्स में तीव्रता का प्रयोग करते हैं ऊर्जा के लिए ही, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसे परिमाण या मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्लियर है। कभी कभी हिंदी न्यूज़पेपर भी परिमाण का यूज कर देते हैं, तो हो सकता है वो पढ़ लिख लेते होंगे तब ऐसा करते होंगे, है ना। हालांकि चेंजेस हैं, अब काफी टाइम से देखा जाता है कि हाँ वो कर लेते हैं, परिमाण ही यूज करते हैं, जैसे कि चलिए वो सब तो अलग चीजें हैं। अब आते हैं, अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है, एक तो वस्तुनिष्ठता का हो गया, ऊर्जा का हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है ना कि जो ऊर्जा है, मापने का तरीका क्या है ऊर्जा के। यहां पर कह रहे हैं कि अगर जो भूकंपीय तरंगे हैं ना ऐसे ऐसे मान लीजिए चल रही हैं, तो ये एक आयाम रहा, है ना, एक सेगमेंट रहा, एक रहा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके बढ़ रही हैं, है ना। इसी एरिया को देखेंगे तो यहां से 1 से 2 तक का जो ऊर्जा होगी ना वो 32 गुना होगी। अगर यहां पर 0 होगा तो यहां पर कितना होगा, 32 होगा, है ना। तो 32 गुना बढ़ जाएगा, 32 गुना वृद्धि होगी। एक आयाम बढ़ने पर इसमें जो ऊर्जा की वृद्धि है वो 32 गुना होगी, और ऐसे ही अगले जो दूसरा आयाम आएगा उसमें ये 32 गुणे 32 हो जाएगी, ऐसे करके चलता है। तो जब भी भूकंप मर्करी स्केल सॉरी रिक्टर स्केल में जब ऊर्जा का मापन किया जाएगा तो लघु गणक के रूप में किया जाएगा, है ना। लघु गणकीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, लॉगरिथम पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, लघु गणकीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, है ना। यहाँ पे 32 गुणे जितने आयाम होंगे उतने 32 कर दीजिएगा, 20 33 32 कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे। तो जितने आयाम, तो मतलब प्रश्न एक बार यूपीएससी में पूछा गया है कि रिक्टर स्केल में जब एक मान की वृद्धि होती है तो कितने गुना ऊर्जा विमुक्त होती है, तो 32 गुना। फिर अगले आयाम में 32 गुणे 32, फिर अगले तीसरे आयाम में 32 गुणे 32 गुणे 32, है ना। तो ऐसे करके लॉगरिथम मेथड से ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऊर्जा वैसे ही बढ़ती जाएगी। ये रहा ऊर्जा, एक आयाम के साथ 32 बढ़ रही है, ठीक है। ऊर्जा की मात्रा इतनी बढ़ रही है, और जो आयाम है ना भूकंपीय तरंगों का वो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो मतलब जो भूकंपीय तरंगों का आयाम है वो 10 गुणे 10 गुणे 10 चलेगा, और जो ऊर्जा की मात्रा है वो 32 गुणे 32 गुणे 32 चलेगी, ठीक है। ये है रिक्टर स्केल और मर्करी स्केल। अब भूकंप के कारण कौन कौन से हैं, है ना।
भूकंप के कारणों में देखेंगे, हमने यहाँ पे भूकंप का मापन कर लिया। भूकंप के कारण क्या है? तो भूकंप के कारण सबसे मानव जनित भी हो सकते हैं, है ना। कारण क्या है? एक तो मान लीजिए प्राकृतिक कारक, पहले जो बड़े कारक है ना उनको पहले लिखा जाता है, प्राकृतिक और मानवीय। अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो प्लेट का मूवमेंट आ जाएगा, है ना, विवर्तनिकी क्रिया, जो विवर्तनिकी या सीमांतों का अभिसरण, अपसारी से अपसर एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर दूर जो विस्थापन हो रहा है उसके फलस्वरूप भी भूकंप आता है ना। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तब आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसके उपरांत या उस जब ज्वालामुखी हो रहा हो या ज्वालामुखी होने के पश्चात भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं, अक्सर आता ही है। इसके अलावा मान लीजिए समस्थिति में असंतुलन, इसका मतलब हुआ कि ये समस्थिति में जो असंतुलन न हो सकता है वो मानवीय कारणों में भी हो सकता है प्राकृतिक कारण हो। मैं एग्जाम्पल आपको कम सही तरीके से समझाता हूं कि मान लीजिए किसी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके से जब कोई बड़ा सा पत्थर ढाल के सहारे, पर्वतीय ढाल के सहारे किसी मैदानी क्षेत्र में आकर अचानक से गिरे तो भूकंप में कंपन उत्पन्न होगा। और क्या है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक कारण रहा ना, किसी ने पत्थर ढकेला थोड़ी, वो खुद ही खिसक कर आया और मैदानी इलाकों में भूकंप की उत्पत्ति करेगा, भूकंप में कंपन उत्पन्न होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? समस्थिति में असंतुलन। अगर हम यही चीज बात करें, या फिर प्राकृतिक में एक और भी कारक है, जो जैसे उल्का पिंड अगर कोई टकराया, है ना, जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा तो भूकंपों की उत्पत्ति होगी, है ना, कंपन उत्पन्न होगा। ये प्राकृतिक कारक है। मानवीय कारकों में देखें, भाई परमाणु बम छोड़ दिया तो भूकंप आएगा, है ना, हिलेगा, बहुत ऊर्जा मुक्त होगी परमाणु बम से। इसके अलावा खनन कार्य चल रहा है, खनन कार्य चल रहा है, ऊपर धरती ऐसे का ऐसे ही है, जो सरफेस है वो उसके नीचे सुरंग बनाकर खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है। और अचानक आपने सुना होगा कि बहुत सारे वर्कर्स, एक बार क्या है, वो ऊपर का जो सरफेस वाला एरिया है ना वो धंस गया, और धंसने के कारण बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो जाती है। फिलहाल वो एक मानवीय मुद्दा है कि ऐसे में किसी इंसानों के द्वारा माइनिंग करवाना कितना क्या उचित है, ये आने वाला है कुछ सालों में ये क्वेश्चन, है ना। अभी क्या चल रहा है? अभी तो मैनुअल स्क्वेंजिंग चल रही है, मतलब जो नाली है ना या फिर सीवर है, सीवर में ह्यूमन मतलब इंसान बिना किसी किट के ऐसे ही सीधे उसमें घुस करके उसकी सफाई करते हैं। तो क्या ये मानवीय गरिमा को दर्शाता है ना। अभी ये प्रश्न चल रहा है। आगे आने वाले समय में हम खानों के बारे में देखेंगे, खनन कार्य जब चल रहा होगा तो उस समय प्रश्न उठेगा, ये समय की मांग है, उठता रहेगा। तो फिलहाल तो क्या है कि जब खनन, जहां पे खनन कार्य चल रहा होगा बहुत बड़े एरिया में होगा, और बहुत बड़े एरिया में होने की वजह से मान लीजिए किसी भी वजह से वो अर्थ का जो सरफेस वाला एरिया है वो धंस गया, और बड़े क्षेत्र में अगर ये धंसा होगा तो भूकंप की उत्पत्ति होगी, है ना। तो ये कुछ प्रमुख मानवीय कारक हैं, ये हो गया। तो कारणों में देख लिया। अब आइए हम ये भी देख लेते हैं विश्व में वितरण कहाँ है। विश्व में वितरण भूकंप का, तो विश्व में जो है ना भूकंप की कुछ निश्चित पेटियां हैं, है ना, बेल्ट हैं। सिर्फ अक्सर वहीं पर भूकंप देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर आएगा, प्रेडिक्ट कर दिया गया है। तो प्रेडिक्शन तो किया नहीं जा सकता नेचुरल चीजों का। तो है क्या कि 3-4 ऐसी जगहें हैं जहां पर भूकंप अक्सर आया करते हैं, और उन्हें विश्व में उन्हें ही देखा जाता है कि विश्व में वितरण वहीं पर है। तो विश्व में वितरण जो है, विश्व में वितरण कहां कहां पर? 3-4 जगहों पर खासतौर पर देखेंगे।
परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी। दूसरा कहां पे? मध्य महासागरीय कटक की जो पेटी है ना, पेटी मतलब बेल्ट। और तीसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये तीन है ना। तो परिप्रशांत पेटी जो है, अभी हमने यहां पर एक इमेज देखा था, ये देखिए, परिप्रशांत पेटी क्या मतलब क्या हुआ कि प्रशांत महासागर जो है ना, वो लगभग गोलाकार है। उसको जब आप देखेंगे तो अगर इसको, ये तो चूंकि समतल तरीके से है, जब आप ग्लोब में देखेंगे ना, तो ग्लोब में ऐसा लगेगा कि जो प्रशांत महासागर है वो लगभग गोलाकार है ना। वेस्ट का एरिया और पूर्व वो ईस्ट का एरिया देखेंगे तो गोलाकार लगभग दिखाई देता है। तो क्या है कि यहां पर ये देखिए, ये एरिया इधर का ये आया, इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लगभग गोलाकार है। ये क्या है कि प्लेटों का अभिसारी है ना, प्लेटों का अभिसारी सीमांत है, अभिसरण हो रहा है। अभिसरण का मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, जब टकराएंगी तो वहां पर क्या है, प्लेटों के टकराने से एक तो वलित पर्वत का निर्माण हो रहा होगा और भूकंपीय क्रिया भी उत्पन्न होगी वहां पर। ठीक है, तो ये लगभग विश्व के हाँ नहीं ठीक है, यहां पर जो है भूकंपीय क्रिया उत्पन्न हो रही होगी। ठीक है, ये परिप्रशांत, ये सॉरी हाँ परिप्रशांत पेटी है। अभी थोड़ा सा हम लोग ये देखिए, ये वाला एरिया ऐसे, ये जितना है, ये जो परिप्रशांत पेटी है ना, वो न्यूजीलैंड के निकट से, यहाँ पर न्यूजीलैंड लगभग है और न्यूजीलैंड के आसपास से ये स्टार्ट होता है और ये जापान, ट्यूराइल, कमचटका है ना, उत्तरी अमेरिका मतलब रॉकी एंडीज पर्वत के सहारे ये अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। यहां पर देखिए तो ये न्यूजीलैंड, इधर जापान, क्यूराइल, कमचटका, इधर देखेंगे अलास्का, अलास्का के बाद इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पर अंटार्कटिका तक, यहाँ तक पूरा का पूरा फैला हुआ है परिप्रशांत पेटी। और यहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और इसके कारण यहाँ पर भूकंपीय क्रिया उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ के जो क्षेत्र होंगे वो भूकंप प्रभावित होंगे। जापान में लगभग ना प्रतिदिन, अगर हम कहें तो एक आंकड़े के हिसाब से कि वर्ष भर में 1500 कम से कम झटके महसूस किए जाते हैं, है ना। हाँ लगभग, है ना। तो वो लोग मैंने बताया था कि आदी हो चुके हैं, उनके लिए डिजास्टर नहीं है ना। दिन रात जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे उनके यहाँ भूकंप का आना है ना। तो आदत पड़ चुकी है उनको इस डिजास्टर, वो ज्वालामुखी क्रिया। जहां पर ये जो परिप्रशांत पेटी है ना, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया भी हो रही है। हम ज्वालामुखी वाले चैप्टर में उसको देखेंगे। हाँ, तो चूंकि ऐसा लगता है कि ये एक रिंग की तरीके से है, गोलाकार है ना, तो यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे तो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। और ज्वालामुखी क्रिया हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना तो एक रिंग की तरीके से बन जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ऐसे ही एक ज्वालामुखी है यहाँ पर स्ट्रोम्बली, एटना के पास में, इटली के पास में। तो वो चूंकि हमेशा उसमें उद्गार होता रहता है ना, तो वो जब अंतरिक्ष से देखते हैं ना तो इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का लैंप, लालटेन बोलते हैं इसको, कि वहां पर हमेशा जलता रहता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में उजाला रहता है उसकी वजह से। तो उसको भूमध्य सागर का लैंप कहते हैं, स्ट्रोम्बली को। फिलहाल अभी हम लोग ज्वालामुखी नहीं देख रहे हैं, ये तो बीच का ऐसे ही आ गया था टॉपिक। तो यहाँ पर परिप्रशांत पेटी जो है, परिप्रशांत पेटी में भूकंपीय क्रिया उत्पन्न हो रही है। दूसरी पेटी जो है वो मध्य, कौन सी थी, चलिए ऐसे ही बता देता हूँ।
मध्य महासागरीय कटक पेटी। मध्य महासागरीय कटक पेटी क्या है? देखिए यहां पर देखिए अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के बीच में दरार है, और दरार होने की वजह से ये जो दो प्लेटें हैं ना इधर की ओर, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट और ये यूरेशियाई प्लेट एक दूसरे से दूर विस्थापित हो रही हैं, तो इनके बीच में दरार उत्पन्न हो रहा है, और इस दरार में भूकंपीय क्रिया हो रही है। भूकंपीय क्रिया कहेंगे, ज्वालामुखीय क्रिया हो रही है, और ज्वालामुखीय क्रिया हो रही है तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो ये भी एक पेटी है जहां पर भूकंप आता ही आता है। ऐसे ही न सिर्फ अटलांटिक ओशियन में ये पेटी है, कटक है, इनको कटक बोलते हैं ना, रिज, ऐसा नहीं, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है इसको। इसको कटक बोलते हैं। तो ये जो कटक है ना, वो ना सिर्फ अटलांटिक ओशियन में बल्कि कहां पे, इंडियन ओशियन में बहुत सारे कटक हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको, है ना, जब महासागरीय जलधाराएं वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय हम कटक भी देखेंगे कि ये कटक कहां कहां पर स्थित है। तो इंडियन ओशियन में भी स्थित है और अटलांटिक ओशियन में भी स्थित है, और यहाँ पर भी भूकंपीय क्रिया हो रही है। ये फैक्टर हो गया। अब इसके अलावा जो तीसरी पेटी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी ना, ये जिब्राल्टर स्टेट है, यहाँ स्ट्रेट है जो स्पेन को अफ्रीका से अलग करता है ना, अफ्रीकी महाद्वीप को। तो यहां से स्टार्ट हो करके ये ईरान इराक के सहारे ये यहाँ पे आल्प्स पर्वत पड़ जाता है, और आगे बढ़ने पर ये हिमालयी क्षेत्रों में से ऐसे जा करके ये जावा, सुमात्रा, ऐसे करके जाके ये परिप्रशांत पेटी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट से शुरू होकर के ये ईरान के सहारे ये हिमालयी पर्वत जो है वहां पर, उससे होते हुए जो है ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया से होते हुए पापुआ न्यू गिनी के पास ये परिप्रशांत पेटी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, यही है भूमध्य महासागरीय मध्य महाद्वीपीय कटक की पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है। ये देखिए ये रेड रेड यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एरिया देखिए यहाँ पर, ये रेड रेड, और ये परिप्रशांत पेटी यहाँ पर जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला जो रेड रेड है ना, ये रिज है ना। रिज का मतलब क्या, रिज का मतलब क्या हुआ, कटक। तो कटक है ये रही मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इसमें इंडियन प्लेट का भी हिस्सा आ जाता है, जो हिमालय बन रहा है। तो हिमालय मतलब भारत में जो भूकंपीय क्रिया हो रही है, ये नेपाल में जो भूकंपीय क्रिया हुई थी उसके पीछे कौन सी पेटी थी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। और ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, और पूरे तथ्य भी प्रस्तुत करता है कि ये इसी की वजह से आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर सीमांत स्थित है, प्लेटों का सीमांत है। ये अफ्रीकी प्लेट का सीमांत है, ये भारतीय प्लेट का सीमांत है। इधर ये यूरेशियाई प्लेट है और इधर भी यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, इधर यूरेशियाई प्लेट पैसिफिक या प्रशांत जो प्लेट है उससे टकरा रहा है। तो ये जितने भी पेटियां बताई मैंने, ये सब के सब सीमांतों पर स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा भूकंप के कुछ और भी क्षेत्र हैं, इसके अलावा भूकंप के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आ सकते हैं। वे कौन से हैं, अगर मान लीजिए एक तो सीमांत क्षेत्र रहा, वहां पर आएगा प्लेटों के सीमांत पे, और हो सकता है कोई प्लेट हो और उस प्लेट में कोई छिद्र हो या दरार हो, है ना, मतलब दरार या भ्रंश हो, है ना। मान लीजिए कि ये प्लेट है और प्लेट में ये हिस्सा यहां पर कमजोर रहा, और कमजोर मतलब छिद्र है या कोई दरार है ना, दरार है, तो ये प्लेटें टूट जाएंगी। टूटने के फलस्वरूप यहां से ज्वालामुखीय क्रिया होगी, ज्वालामुखीय क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे भूकंपों की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये आपको लिखना है जब भी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए। ऐसे ही मेंस में प्रश्न बनते हैं कि विश्व में भूकंप के वितरण को समझाइए। ठीक है, ये ऑप्शनल में भी आ सकता है और जीएस में भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या है
बताना होगा कि विश्व में भूकंप का वितरण कुछ निश्चित पेटियों में है और वे पेटियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? परिप्रशांत पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जब इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो उसके बाद आपको फिर से बताना होगा कि ना सिर्फ यहीं पर भूकंप आता है बल्कि कुछ अन्य प्राकृतिक कारक हैं जिनकी वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। वो तो आप पिंड वगैरह तो बताओगे ही, इसके अलावा आपको ये बताना होगा कि प्लेटों के मध्य में जो दरार है या भ्रंश है उसकी वजह से भी भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो पठारी क्षेत्र है ना, दक्षिण वाला हिस्सा है, उसे पहले तो बहुत मजबूत माना जाता था कि यहाँ पर कोई भूकंपीय क्रिया नहीं होती है, नहीं हो सकती है। लेकिन माना गया कि यहाँ पर भ्रंश स्थित हैं, जैसे कि नर्मदा भ्रंश। आपने सुना होगा कुछ नदियां अरब सागर की ओर जाकर गिरती हैं, ना कि बंगाल की खाड़ी की ओर। तो जो अरब सागर की ओर गिरती हैं वो गड्ढों से होकर गुजरती हैं। वो जो गड्ढे हैं वो भ्रंश हैं, दरार स्थित हैं, और वही दरार कभी न कभी ज्वालामुखी का रूप ले सकते हैं या फिर वहां पे भूकंपीय क्रिया हो सकती है। तो भूकंप आते रहते हैं, वहां पर भूकंपीय क्रिया होती रहती है और ज्वालामुखीय क्रिया कभी भी हो सकती है। तो पहले तो बहुत मजबूत माना जाता था ये क्षेत्र, लेकिन आज के टाइम पर यह सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया माना गया क्योंकि यहाँ पर दरार मौजूद है और उन दरारों के माध्यम से कभी भी ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज के टाइम पर वो है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप वो क्षेत्र है जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने हमला किया था और ये यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। तो वहां पर क्या है ना कि जो प्लेटें हैं वो पश्चिम की ओर विस्थापित हो रही हैं और वो प्लेटें थोड़ा सा वहां पे दरार स्थित है, तो ज्वालामुखी क्रिया भी लगातार उत्पन्न हो रही है वहां पर। तो ऐसा लगता है कि वहां पर एक लाइन बनी हुई है ज्वालामुखी क्रिया का। कैसे? प्लेटें मूव कर रही हैं और प्लेटें चूंकि कमजोर हैं तो हर जगह पे वहां पे ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न हो रही है। तो हवाई द्वीप जो है वो दरार और भ्रंश के माध्यम से ज्वालामुखी क्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है। इसके अलावा अब हम कल पढ़ेंगे भारत में जो जोन है वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत में भूकंप आने की संभावनाएं हैं, है ना। तो चलिए यहां तक आज हम लोग करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है सर।